दोस्तों, रवि राज दुर्गा चैनल में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज पढ़ेंगे क्लास 10th संस्कृत चैप्टर 3 जिसका नाम है अलस कथा। क्या नाम है जी? अलस कथा। तो आप लोग को बताएंगे एग्जाम में जो होता है ना, वो संस्कृत का हिंदी में करके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, क्या चीज करके पूछता है? हिंदी में करके पूछता है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो आप लोगों को वही संस्कृत पढ़ने में जो दिक्कत होता है उसको हम पूरे संस्कृत के चैप्टर को हिंदी में अनुवादित रूप से आप लोगों का हिंदी करके हम कहानी को इस रूप से सुनाएंगे कि आप लोग समझ रहे हैं ना। तो चलिए ध्यान देंगे। ध्यान देंगे सब लोग। ये एक अलस कथा चैप्टर है। इसमें आलसियों की कहानी है। किसकी कहानी है? आलसियों की कहानी है। ये चैप्टर के लेखक है विद्यापति। कौन लिखे हैं? विद्यापति। और विद्यापति कैसे कवि हैं? मैथिली कवि है। ये मैथिली कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो अलस कथा चैप्टर है ये कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरे तरह से एकदम हिंदी में याद हो जाएगा। ठीक है ना? कि हार कब तक हराएगी, हार कब तक हराएगी, कभी तो वो दिन आएगी जब हार मुझसे हार जाएगी। तो आप बने रहिए और हिंदी स्टार्ट करते हैं इसको, हिंदी कहानी अनुवाद में संस्कृत को। ठीक है, तो चलिए ध्यान देंगे। ये अलस कथा जो चैप्टर है एक किसी न किसी एक गांव है जिसकी कहानी है। ठीक है, मान लेते हैं एक गांव है। इस चैप्टर में मिथिला। क्या है जी? मिथिला नाम सुने ना? मिथिला। हाँ, वो जनक जी के अति से रिलेटेड है। तो ये मिथिला एक जगह है। मिथिला एक ऐसी जगह है जहाँ की कहानी ये विद्यापति जी लिखे हैं। तो इस मिथिला में इसमें आता है कहानी, एक राजा है। कौन है जी? मान लेते हैं कि ये राजा है। कौन है जी? राजा। और यही मिथिला में, राजा का नाम नहीं दिया है, राजा करके संबोधित किया गया। और यही मिथिला में एक मंत्री है। कौन है जी? मंत्री। मंत्री का नाम है बीरेश्वर। क्या नाम है जी? बीरेश्वर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आएगा कि अलस कथा कहाँ की कहानी है? मिथिला की। अलस कथा के लेखक विद्यापति कैसे कवि है? अलस कथा कहाँ से लिया गया है? और अलस कथा में पाठ में मंत्री का नाम क्या है? बीरेश्वर। कहाँ के मंत्री है? मिथिला के। अब आइए बीरेश्वर के स्वभाव के बारे में बात करते हैं। क्या चीज के बारे में जी? स्वभाव। यानी बीरेश्वर जो था स्वभाव से एकदम दानशील और दयावान था, दानी था। क्या था जी? दानी था। ये बीरेश्वर प्रतिदिन गरीबों को, अनाथों को, दीन दुखियारों को भोजन और वस्त्र देते थे। साथ ही साथ आलसी लोगों को भोजन देते थे, वस्त्र देते थे। और आलसशाला एक बनवाए हुए थे आलसी लोगों को रहने के लिए। क्या बनवाए थे? आलसशाला। कौन? बीरेश्वर। बीरेश्वर स्वभाव से दानशील। क्या थे जी? दानशील, दयावान, है ना। ये प्रतिदिन क्या करते थे? प्रतिदिन गरीबों को, गरीबों, अनाथों, ठीक है, आलसियों को क्या करते थे? भोजन और वस्त्र देते थे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन आया कि बीरेश्वर कौन थे, इसके स्वभाव कैसा था? तो बीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। इसका स्वभाव दानशील, दयावान थे। ये प्रतिदिन गरीबों, अनाथों, आलसियों को भोजन और वस्त्र देते थे। ठीक है। नीला अंबर काला कंबल, काला रंग स्याही का, एक तो तेरी याद सताए, दूजा गम पढ़ाई का। आप लोग को एकदम पढ़ाई का गम सताना ही सताना चाहिए, तभी एग्जाम में आगे बढ़िएगा, आप पास होइएगा बढ़िया से। ध्यान दीजिए आगे। अब
आगे आते हैं, बिरेश्वर जो है ये बनवाए हुए थे आलसी लोग को रहने के लिए, क्या? आलसशाला। क्या बनवाए हुए थे जी? आलसशाला। मान लेते हैं ये आलसशाला है, ये घर है, ये आलसशाला, ये आलसी लोग को रहने के लिए कौन बनवाए थे? बिरेश्वर। ठीक है, अब समझिएगा, ये आलसशाला में रहते थे कौन? आलसी लोग। कौन रहते थे जी? जितने आलसी लोग रहते थे ये आलसशाला में ही रहते थे। एक दिन की बात है, आलसशाला में फ्री में तो भोजन मिलता था, वस्त्र मिलता था, रहने खाने का यहीं पर था। तो लोग देखा कि भाई आलसशाला में जो है फ्री में मिल रहा है भोजन, वस्त्र, यहाँ तक के रहने का व्यवस्था, काहे हम जाएंगे कमाए मुंबई दिल्ली यहाँ तक, कल आ जाए कमाए, ऐसे ही जाएंगे और आलसशाला में बैठल रहेंगे और सूत के खाना उना खाएंगे। ऐसा मन में आया अच्छे अच्छे लोगों को, जो आलसी नहीं था उसको भी। अब क्या हुआ कि धोखेबाज लोग भी आलस रूप बना लिए और चले आए कहाँ रहने के लिए? आलसशाला में, है ना। आलसशाला में आ गए धोखेबाज लोग, मतलब धोखा, वो आलसी नहीं थे और वो आलसशाला में आ गए बनावटी रूप ले करके। उसको धूर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धूर्त, यानी धोखेबाज। यानी आलसशाला में कौन आके रहने लगे? धूर्त लोग, धोखेबाज लोग। तो खर्ची क्या हो गया? बढ़ गया। जब आलसशाला में और आलसी लोग न होकर के और निम्न निम्न आदमी आ जाएंगे रहने के लिए इसमें, तो खर्ची बढ़वे करेगा ऑलरेडी, तो खर्ची बढ़ गया। बिरेश्वर सोचा और राजा सोचा कि न, जरूर इसमें धोखा हुआ है, परीक्षा लेनी चाहिए कि सही में वो लोग आलसी है या नहीं है। तो राजा और मंत्री बिरेश्वर दोनों मिल करके एक उपाय सोचा कि सही में आलसी इसमें है कि कोई धूर्त लोग, धोखेबाज लोग आके रह रहा है। इसको पुष्टि करने के लिए राजा और बिरेश्वर ने अपने कर्मचारियों से क्या कर दी? रात के अंधेरे में, कब? जब सब आलसी क्या कर रहे थे? सो रहे थे। जितने आलसी था सो रहे थे, उसी वक्त आलसी को परीक्षा लेने के लिए, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए मंत्री बिरेश्वर और राजा मिल करके अपने कर्मचारियों द्वारा इसमें क्या लगवा दिया? आग लगवा दिया। जब सब आलसी सोए हुए थे तब आग लगवा दिया गया आलसशाला में। आलसशाला में जैसी आग लगा, जितने धूर्त लोग थे, कौन? धूर्त लोग यानी धोखेबाज लोग, वो सब लोग क्या हो गए? भाग गए। जितने धोखेबाज लोग थे वो सब भाग गए। और भाग गए तो बच गया कै गो आलसी? 4 आलसी बच गया। बाकी सब तो भाग गए, बच गया एकदम 4 गो आलसी, खांटी आलसी। वो ऐसा आलसी था कि कहता कि जब भाई हमरा चिबाए में आसकत हो या भोजन, तनका चिबा के मुंह में रख दे, वैसा आलसी था। सोच लीजिए वो कैसा आलसी था। तो कितने आलसी बच गया जिसमें? जब आग लगाई गई, क्वेश्चन आएगा आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। आलसशाला में आग लगने पर कितने आलसी सोए रह गए? 4। ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा। आलसशाला में आग लगाई गई तो कौन भाग गए? धूर्त लोग, धोखेबाज लोग। आलसशाला में बनावटी रूप लेकर कौन आ गए थे? धूर्त लोग यानी धोखेबाज लोग। चलिए आगे समझते हैं। 4 आलसी सोए रह गए और बाहर नहीं निकल रहा है। तो पहला आलसी बोलता है, 4 गो आलसी था ना, पहला आलसी बोलता है, अरे ये हल्ला कैसा हो रहा है? पहला आलसी क्या बोलता है? अरे ये हल्ला कैसा हो रहा है? अरे ये हल्ला कैसा? तो दूसरा आलसी बोलता है क्या? लगता है कि घर में आग लग गई। दूसरा बोलता है लगता है कि घर में आग लग गई है ना। तो तीसरा बोलता है क्या? अरे कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों को भीगे वस्त्र या चटाई से ढक दे, हम लोग जल के मर जाएंगे,
कोई आके हम लोग को बचा लीजिए, ढक दीजिए हमको भीगे चटाई या वस्त्र से। तो चौथा बोलता है क्या, अरे गप मत करो, चुप रहो, आग लगा हुआ है तो उससे हमको क्या मतलब, चुपचाप सुतो। इतना आलसी था कि उसको उठ के भागने में ना आलस आ रहा था, अस्कतिया आ रहा था, वैसा आलसी था, मर जाए लेकिन उसको उठ के जाने में आलस आ रहा है ना। तीसरा बोलता है कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, कोई धार्मिक, दिखाई दे रहा है सर, देखिए तो हो यहाँ तक, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें ये दिख रहा है नहीं। चलिए तीसरा आलसी क्या बोलता है, आप लोग को ऊपर लिख देते हैं क्या। तीसरा आलसी बोलता है कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें भीगे वस्त्र या चटाई से क्या कर दे, ढक दे। चौथा बोलता है अरे गप मत करो, गप मत करो, चुप रहो। देखिए यही चार आलसी था, अपना अपना वक्तव्य दिए थे। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है अरे ये हल्ला कैसा, कौन आलसी बोला, पहला आलसी। कभी दे देगा लगता है कि घर में आग लग गई, कौन आलसी बोला, दूसरा आलसी। फिर कहेगा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें भीगे वस्त्र या चटाई से ढक दे, कौन बोला, तीसरा आलसी। फिर कहेगा अरे गप मत करो, चुप रहो, ये कौन आलसी बोला, चौथा आलसी। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, लेकिन इसी को सब्जेक्टिव में कई एक बार पूछा है, चारों आलसियों का वार्तालाप लिखे। तो चारों आलसी क्या क्या बोला है, आप ये चार बातें लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा, नो टेंशन। आगे देखिए कहा गया है कि जैसे ही चारों आलसी सोए हुए था, नहीं निकल रहा था अंदर में से बाहर इसमें से, तब राजा को लगा कि अब असली आलसी यह चारों है, असली आलसी यह चारों है। तो राजा गया, केस पकड़ लिया चारों को, घींचले ले कहाँ आया, बाहर, आला सला से बाहर खींच के लाया केस पकड़ कर। क्वेश्चन आएगा चारों आलसियों को आग से बाहर कौन निकाला, राजा। चारों आलसियों को आग से बाहर राजा ने कैसे निकाला, कैसे निकाला, केस पकड़ कर, बाल पकड़ करके खींच करके, और उसको कहाँ लाया, बाहर लाया गया, आला सला से बाहर। ठीक है, अब जाकर के वीरेश्वर को पता चलता है कि नहीं, संसार में तीन गो को कोई ना कोई चलाने वाले हैं जिसके ऊपर वो चले, अगर वो तीनों न रहे तो उसके लिए मुश्किल हो जाए। कौन तीनों है, नाम देखिए। संसार में बच्चा, क्या जी, बच्चा, बच्चा का सच्चा रक्षक और सच्चा संरक्षक कौन होते हैं, माता या पिता या दोनों, माँ। बच्चों का सच्चा रक्षक होते हैं माता। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, याद रहिएगा कि बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होते हैं, माता। उसके बाद स्त्रियों की गति किससे होती है, पति से। स्त्रियों की गति पति से होती है। जिस स्त्री के पति न रहे उसका हाल क्या बुरा होता है, उसी से पूछिएगा, गजब होता है। तो स्त्रियों की गति पति से, बच्चों की गति माता से, और आलसियों की गति, आलसियों की गति दयावानों से। किससे जी, दयावानों से। अगर दयावान न रहे तो आलसी का कैसे होगा। यही तीन VVI क्वेश्चन और है ऑब्जेक्टिव में कि बच्चों का सच्चा रक्षक माता, स्त्रियों की गति किससे होती है, पति से, आलसियों की गति किससे होती है, दयावान से। और समाज की गाय, समाज की
गाड़ी किसके द्वारा चलती है? तो स्त्री एवं पुरुष के द्वारा। ये जो समाज की गाड़ी है, ये सामाजिक लोग जो है ये चल रहा है किसके ऊपर? स्त्री और पुरुष के ऊपर। क्वेश्चन आएगा समाज की गाड़ी किसके द्वारा चलती है? स्त्रियों एवं पुरुषों के द्वारा। अब मानव का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? मानव का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आलस। मानव का सबसे बड़ा शत्रु आलस है। ठीक है। आलस करने वाले व्यक्ति कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ये यानी कि आपको अगर मंजिल पाना हो तो सबसे पहले क्या त्यागना है? आलस। आलस ही मनुष्य को अपना मंजिल जाने से रोक देती है। ये आलस सबसे बड़ी खतरनाक है। तो चलिए आगे देखते हैं। नीतिकार लोग आलस को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। आलस को सबसे बड़ा शत्रु कौन मानते हैं? हाँ, नीतिकार लोग आलस को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। अब इस पाठ में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग से नहीं बनेगा। अच्छा, छोड़ दिए हैं पूरे हिंदी करके हम शॉर्टकट में इतना अच्छे से बता दिए कि आपको सब्जेक्टिव से लेकर के और ऑब्जेक्टिव लाई चैप्टर से एक को छूट नहीं सकता है। देखिए हम पूछ लेते हैं। पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा। पहला क्वेश्चन आ गया, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? विद्यापति कौन थे? लिख दीजिएगा। विद्यापति मैथिली कवि, संस्कृत ग्रंथों के रचयिता और अलस कथा पाठ के कवि है, लेखक है। हो गया। विद्यापति संस्कृत ग्रंथों के रचयिता, मैथिली कवि तथा अलस कथा पाठ के लेखक है विद्यापति। ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा कि वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर कौन थे? उसका स्वभाव कैसा था? उसका स्वभाव कैसा था? तो वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। वो स्वभाव से दानशील और दयावान था। वो प्रतिदिन गरीबों को, अनाथों को, आलसियों को भोजन और वस्त्र देता था। आगे सुनिए अब सब्जेक्टिव में क्या कहता है। आगे सब्जेक्टिव है चारों आलसियों का वार्तालाप लिखे। ये सब भी आई है। एग्जाम में न टकराएगा तो फिर कहिएगा। एकदम भी आई जो हम लिख देते हैं उसको याद रखिए, और याद हो ही गया होगा। चारों आलसियों का वार्तालाप लिखे मतलब चारों आलसी आलसला में सोए हुए थे, तब क्या बोल रहे थे? पहला आलसी ये बोला, अरे हल्ला कैसा। दूसरा वाला, लगता है घर में आग लग गई है। तीसरा वाला, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें भीगे वस्त्र या चटाई से ढक दे। पांचवा वाला, अरे गप मत करो, चुप रहो। यही चारों आलसी अपना वक्तव्य बोला था। आगे एक और भी आई क्वेश्चन है इसमें। अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली? कि हमें कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। जो आलसी बन जाएगा वो अपने मंजिल को कभी पा नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोगों को आलस से दूर होना है, आलस को अपना से दूर हटाना है। आलस कभी नहीं करना चाहिए। यही शिक्षा मिली कि हमें आलसी नहीं बनना चाहिए। आलसी व्यक्ति कभी भी अपने मंजिल को नहीं पाते हैं। इसमें ये 4 क्वेश्चन है, आप घर से बना के आएंगे, और ये 4 क्वेश्चन जो बना लिए ना, चैप्टर का हिला के रख दीजिएगा। सही कह रहे हैं। चलिए अब इसमें से ऑब्जेक्टिव कुछ पूछ लेते हैं। बताइए, आलसला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आग कहाँ लगाई गई? आलसला में। मिथिला का मंत्री कौन था?
बृहस्पति। आलसला में आग लगने पर कौन भाग गए? धूर्त लोग। आलसला में आग लगने पर कितने आलसी सोए रह गए? 4 आलसी। चारों आलसियों को आग से बाहर कौन निकाला? मंत्री। राजा। चारों आलसियों को आग से बाहर राजा ने किस प्रकार निकाला? बालों को पकड़ कर, केस पकड़ करके आग से बाहर निकाला। बताइए, मानव का सबसे बड़ा शत्रु? आलस होता है। नीतिकार लोग आलस को क्या मानता है? शत्रु। सबसे बड़ा शत्रु। आइए, अब तो हो ही गया। चलिए, बच्चों का सच्चा रक्षक माता। स्त्रियों की गति किससे होती है? आलसियों की गति? समाज की गाड़ी किसके द्वारा चलती है? स्त्री और पुरुष के द्वारा। और ये चैप्टर जो हम सुनाए, ये अगर अच्छा से सुने होंगे तो आप लोग को इसमें से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा याद हो जाएगा। एग्जाम में फिर आप लोग को इस चैप्टर से छूटेगा नहीं एक भी क्वेश्चन, जाके मिला लीजिएगा। तो चले, फिर मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में। ऐसे ही बने रहिए। आपको सब जितना हो, 12th का हो हिंदी, 10th का हो हिंदी, 10th का हो संस्कृत, आप लोग को देते रहेंगे ऐसे ही वीडियो बना बना करके। बस आप लोग देखिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं।